नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी खास मेहमान हैं डॉक्टर आराधना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आपने अपना जो मेडिसिन का जो आपका सारा है, मतलब MBBS और जो पोस्ट ग्रेजुएट किया है, यहाँ से सवाई मानसिंह से ही किया है? नहीं, मैंने अपना MBBS तो आगरा मेडिकल कॉलेज से किया है। अच्छा। उसके बाद हाँ जी, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने उदयपुर मेडिकल कॉलेज से किया है। और फिर आप जयपुर आए? फिर जयपुर आ गई। हाँ जी। दोनों जगहों की एजुकेशन का बेनिफिट अब आप जयपुर के लोगों को दे रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और स्कूलिंग कहाँ से रही जी, पढ़ाई कहाँ से रही? स्कूलिंग मैंने केंद्रीय विद्यालय हरिद्वार में थे हम लोग, तो वहाँ से मैंने अपना स्कूलिंग किया है, 1st to 12th। हाँ, हरिद्वार का नाम सुनते ही थोड़ी सी शुद्धि आ गई जी वातावरण में। और हरिद्वार में कैसे? हरिद्वार में जो पापा थे, ही वॉज इंजीनियर, तो ही वॉज पोस्टेड इन इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो जहाँ जहाँ गंगा थी हम लोग वहाँ पे जाते रहे, तो उनका पोस्टिंग आपने था। अपने पिताजी का शुक्रिया अदा तो जरूर किया होगा, इतनी पवित्र उन्होंने आपको बचपन दिया गंगा मैया की गोद में। हाँ, इस बारे में मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। हाँ जी। पिताजी इंजीनियर थे जी। और आप डॉक्टर बनी। हाँ जी। कहाँ से आया ये मोटिवेशन? ये उस समय तो पापा ने ये बोला था कि गर्ल्स हैं वो डॉक्टर बनती हैं और बॉयज़ जो है वो इंजीनियर बनते हैं। बड़े अच्छे जमाने थे तो जी, माँ बाप कहते थे और बच्चे मान लेते थे। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर बनना है, तो बस परस्यू कर लिया इस फील्ड को। और आज ये लगता है कि पिताजी ने आपके अंदर उस समय जिस चिकित्सक को पहचाना वो सही पहचाना, या कई बार लगते हो कि नहीं, जैसे कई लोग कहते नहीं यार कुछ और बन जाते? नहीं, अब देखते हुए लगता है कि ठीक ही डिसीजन था उनका, क्योंकि एक बार आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आप अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी काफ़ी देने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो आपकी सही बात है। हाँ जी। और जैसे हमने कहा कि भाई पिताजी ने कहा कि लड़कियां डॉक्टर बनती हैं और लड़के इंजीनियर, एक बहुत ही नेक सोच थी हाँ जी। कि दोनों बच्चों को अपनी अपनी एक राह मिल जाए, बच्चों को आगे चलें वो। तो आपके और भी भाई बहन हैं जिन्होंने पिताजी की सुनी? हम 4 बहन भाई हैं, तो हम चारों ने ही अपने पापा की सुनी है। तो उनके अकॉर्डिंग मेरी बड़ी दीदी है तो वो डॉक्टर बन गई और दोनों भाई इंजीनियर हैं। आपने PG करा, वो भी मेडिसिन में। हाँ जी। कोई स्पेसिफिक रीज़न रहा कि आप इसी फील्ड से जुड़े रहे? क्योंकि देखिए नॉर्मली जो लोग स्पेशलाइज करते हैं आगे जाके फिर कार्डियोलॉजी और कोई ऑर्थोपेडिक, कोई गायनोकोलॉजी इसमें करते हैं, क्योंकि वो आप एक सेट फील्ड में आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जब आप PG मेडिसिन में करते हैं तो उतने ही वाइड रेंजिंग टॉपिक्स रहते हैं जी, वही दुनिया भर का ज्ञान सारा का सारा। तो क्यों, व्हाई डिड यू चूज़ मेडिसिन? मेडिसिन एक बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रांच। इसको करके आपका बेस्ट पार्ट ये है कि आप सोशल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप पब्लिक में जाइए, कहीं भी एक जगह जाइए, आप अपना एक पेन निकालिए, एक पेपर निकालिए और आप अपना तभी के तभी अपना एडवाइस दे सकते हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक पार्ट ये भी है कि अगर आप मेडिसिन कर रहे हैं तो आप पूरा आपका विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है। दूसरे आपका सोशल उसमें काफ़ी इंटरेक्शन में इजी रहता है, ज़्यादा लोगों की मदद कर पाती हैं। हाँ जी। क्योंकि पहला कदम तो शायद मेडिसिन, जनरल मेडिसिन का ही रहता है, जनरल प्रैक्टिशनर का रहता है। हाँ जी। उसके बाद अगले इंसान की बीमारी देखते हुए आप उसको रेफर करो कि नहीं जी आपको तो हार्ट की आगे चल के ज़्यादा है, या भाई आर्थराइटिस है, या जो भी है ऑर्थो के पास जाएंगे। तो पहला जो कदम है वो आप तक है। हाँ जी। तो एक तो सही फैसला रहा ये भी। हाँ जी। इसके बाद र्यूमेटोलॉजी में आपने फेलोशिप करी एम्स से। तो पहले तो बताइए जी, हमने ये MBBS और ये PG तो सुना हुआ है, फेलोशिप का मेडिकल में क्या काम? इसमें ये होता है कि आपने एक बार MD अपना कर लिया, उसके बाद इफ़ यू हैव टाइम तो आप जो है अपना DM कर सकते हैं आगे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे एंडोक्राइनोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है या फिर र्यूमेटोलॉजी है। तो DM करने का ये था कि सिंस आई वाज लाइक मैरिड, बच्चे थे, पढ़ाई थी, तो DM करने का बहुत ज़्यादा मेरे पास ना तो टाइम था, बिल्कुल सही और बात है। ना ऐसा कुछ बैलेंस तो बनाना बिल्कुल। पड़ता हाँ जी। और फिर छोड़ के जाना दोबारा से बच्चों को थोड़ा मुश्किल था। तो फेलोशिप ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स टाइप का होता है, ट्रेनिंग। उसमें आपको पूरा ट्रेन किया जाता है, पूरा पढ़ाया जाता है, आपको क्लिनिक्स दिए जाते हैं, केस प्रेजेंटेशन, वो सब होता है। तो उसके लिए फिर मैंने एम्स से अप्लाई किया, तो 6 मंथ्स के लिए मैं वहाँ पे गई और ट्रेन किया मैंने। और इसी सब्जेक्ट में क्यों करा र्यूमेटोलॉजी? र्यूमेटोलॉजी एक प्राइमरी तो कॉज ये था कि मेरी मदर खुद को काफ़ी सीवियर फॉर्म ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, और दूसरी ये है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एनी काइंड ऑफ आर्थराइटिस जो है, ये हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं कि डायबिटीज़ एक
वर्ल्ड वाइड बीमारी हो गई है, कार्डियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर आर्थराइटिस पे बहुत ज़्यादा हम लोग का ध्यान गया नहीं है। जबकि आर्थराइटिस ये जो है अपनी जो यंगर पॉपुलेशन है उसको क्रिपल करती है, एंड इट्स इरिवर्सिबल आर्थराइटिस। एक बार आपके जॉइंट ख़राब हो गए तो वो ख़राब हो गए। और दूसरी ये है कि आप इमेजिन कीजिए कि एक कोई यंग लड़की ऑफ 18-19 और पूरा उसके फेस पे रैशेज़ आ जाएं, उसके बाल सारे झड़ जाएं, उसके हाथ टेढ़े हो जाएं, होता है। हाँ जी, तो वो कितना क्रिपलिंग होता है। तो मुझे लगा कि ये इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे अपना जो यंगर पॉपुलेशन है वो क्रिपल हो रही है। तो अगर हम उसको टाइम पे समय से पहले कैच कर ले तो वो जो आपका डिफॉर्मिटीज़ हैं दैट कैन बी प्रिवेंटेड। पीछे अभी वर्ल्ड आर्थराइटिस डे आ रहा है, हाँ जी। तो हम लोग पीछे इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे थे किसी के साथ बैठ के, तो एक महिला ने ये कहा कि आर्थराइटिस पे इतना ध्यान नहीं गया है क्योंकि आर्थराइटिस अक्सर महिलाओं को अटैक करता है, महिलाएं इससे ज़्यादा पीड़ित हैं। ऐसा क्यों है? ये एक प्रेडिलेक्शन है कि जो फीमेल होती है उनमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। ऑटो इम्यून यानी कि बॉडी अपने ही अगेंस्ट, अपनी स्किन के, जॉइंट के, आइज़ के, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना के उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये एक जैसे एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर एक फीमेल सेक्स हो गया। तो इसीलिए जो इतने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो उनके अंदर ज़्यादा होते हैं, इनमें ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। हाँ जी। अभी आपने कहा कि एक महिला होने के नाते आप उस टाइम बच्चे थे, आपके परिवार था, तो आपने एक फेलोशिप चूज़ करी जो कि एक ईजियर प्रोजेक्ट था। और फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते, जिसका एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई समय नहीं है, ये एक ऐसी ऑक्यूपेशन है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, और कहाँ कहाँ आपको बैलेंस करना पड़ा और किस तरह से आप कर पाती हैं, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं जी हाँ, खास मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कहते हैं ना कि मुकाम पे पहुंचने के लिए पुरुष तो मेहनत करता है, लेकिन महिला को दुगनी करनी पड़ती है, क्योंकि जो सामाजिक परिवेश है, और मैं इसमें सिर्फ भारत का नहीं लूँगी, ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। और हम चाहे कुछ भी कहें कि भाई दोनों बराबर हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है ना कि जी माँ तो महिला ही बन सकती है, वो तो पुरुष नहीं बन सकते। वो तो ये नहीं है कि भाई तुम वर्किंग नहीं और मैं हूँ तो ऐसा करता हूँ, इस बार बच्चा मैं कर लेता हूँ, एक तुम कर लो। तो ये जो डिमांड है अपने शरीर के ऊपर और उसके बाद बच्चे की देख रेख करने के लिए, इसके लिए वो आपके लिए वो समय कैसा था? क्या वो एक दुविधा का समय था कि नहीं मैं वापस जाऊँ टीचिंग कर लूँ, चाहे सिर्फ एज अ प्रोफेसर, या मैं प्रैक्टिस करूँ, या आपने अपने आप को बिल्कुल संयम में रखा कि नहीं इस समय मैं सिर्फ माँ बन के रहती हूँ? ये आपने सही पॉइंट आउट किया कि जिस समय मैं अपने मदरहुड के टाइम में मैंने कोई भी जॉब ज्वाइन नहीं किया। आई वॉज अ टोटल हाउसवाइफ। पहले एक बेबी हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर दोनों बड़े हुए। जब छोटा वाला 3 इयर्स का हो गया और बड़ा 5 का, देन आई डिसाइडेड टू परस्यू माई कैरियर। उसके बाद मैंने अपना MD का एग्ज़ाम दिया, आई क्लियर्ड इट, और मैंने 3 साल हॉस्टल में रह के पढ़ाई किया है। तो उसके लिए मैं अपने हस्बैंड का बहुत ही मतलब आई एम वेरी लकी टू हैव हिम एज माय हस्बैंड, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो बच्चों को छोड़ के जाना और PG करना तो बहुत ही मुश्किल था। तो उन्होंने मेरे पीछे पूरा बच्चों का देखभाल किया और मुझे हमेशा एनकरेज किया कि मैं जाके अपना पूरा करियर वहाँ पे बनाऊँ। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि वापस आ जाओ, छोड़ दो और क्या है। तो वो बहुत अच्छा पीरियड रहा। जबकि 2 बच्चों को या एक भी बच्चे को के पालन पोषण के लिए दोनों मतलब पेरेंट्स खड़े रहते हैं, पूरा परिवार खड़ा रहता है जी, तब भी दिक्कत आती है। और पर आपके लिए वहाँ बैठे दूर थोड़ा असमंजस रहता था? काफ़ी, मेरा वो टाइम काफ़ी ख़राब निकला, मुझे तो याद आती थी, बट एज आई सेड कि सब कुछ इतना सपोर्ट के साथ रहा कि मैं नहीं जा पाती थी घर में, तो मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को लेके मेरे से मिलवाने आते रहते थे वहाँ पे। तो चीज़ें काफ़ी उस समय ईजी रही। और फिर मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज़, वो लोग आके रहे थोड़े टाइम पे, तो घर में जिस समय वो ऑफिस रहते थे तो बच्चों की देखभाल इस तरह से हो जाती थी। अगर हर परिवार ये ठान ले कि बहू नहीं हमारी बेटी भी है, और हर पति ये सोचे कि इसकी कामयाबी में ही मेरी खुशी है, तो शायद हमारा देश ऐसी ऊंचाइयां छू सकता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं
उनमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्रेरणा मिलेगी और एक जो मेरी बहन पढ़ाई छोड़कर बैठी है वो फिर से शुरू करेगी। आपके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं? हाँ जी। और इस स्टेज पर आए हैं जी कि कुछ करियर वगैरह आगे चूज करा हो, कोई पढ़ाई वगैरह आगे क्या करनी है? हाँ, बड़े वाला तो अब 11th में है। और अच्छा, तो मतलब उसने तो डिसाइड कर लिया कौन सी? हाँ जी, उसने मैथ्स ले लिया है। उसने डॉक्टर बनने के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया। ये अक्सर होता है जी, ये आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ कि जी पेरेंट्स तो डॉक्टर हैं और बच्चे बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। 11th में ही बायो नहीं लेते कि गलती से 12th के बाद माँ बाप कि नहीं चल बेटा पीएमटी तो दे ही दे, देख लेंगे हो जाएगा, सेंटर ये सीईटी जो आया आपका ये तो दे ही दे। बेटे से पूछा आपने क्यों नहीं किया? उसका एक्चुअली शुरू से ही टेम्परामेंट इस तरह का था कि उसको कभी बायोलॉजी ने फैसिनेट किया ही नहीं। उसको हमने प्रेस नहीं किया कि आपको क्या लेना है। वैसे भी आपके फादर भी होते तो शायद वो यही कहेंगे अभी कि नहीं इसको तो तुम इंजीनियर ही बनने दो। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। आपने बताया कि आपकी मदर को रूमेटॉइड आर्थराइटिस था और उनको जो आपने एक तरह से सफ़र होते हुए देखा है एंड बहुत पेनफुल होता है, सच्ची में बहुत पेनफुल होता है। तो इसके क्या कुछ जेनेटिक भी हैं जिनके घर में है? क्या उनको अलर्ट रहना चाहिए? कुछ एक प्री सिम्टम्स होते हैं कि जब हम लोग संभल जाएं तो आगे और ये चीज़ ख़राब नहीं हो? हाँ जी, थोड़ा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो इन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का होता ही है। उसमें ये होता है कि जेनेटिक भी होता है और एनवायरनमेंट फैक्टर उसको एड अप कर देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक फैमिली में कोई डिसऑर्डर है तो उसके सिबलिंग्स को या उसके ऑफस्प्रिंग्स को वो होगा ही होगा। बट हाँ, उसका ध्यान रखें और चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए कि अगर बहुत जल्दी उसको इनिशियल स्टेज पे कैच कर लिया जाए, उसके वार्निंग सिम्टम्स हैं, अगर उसको पहचान के उस समय कैच कर लिया जाए। मोटे मोटे बताएंगे हमें क्या है वार्निंग सिम्टम्स? जैसे कि आर्थराइटिस में बताऊंगी पेन, जॉइंट्स में पेन। तो आप किसी को भी पूछिए तो सब बता देंगे कि हाँ डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है और ये हो जाता है। लेकिन अगर कोई जॉइंट आपका सूज गया है, लाल है, दर्द है, अकड़ जाता है, सुबह मतलब आपकी जब सुबह आँख खुलती है तो आपसे उठा ही नहीं जाता, इतना शरीर अकड़ा रहता है। और घंटे 2 घंटे में जैसे जैसे दिन बीतता है आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं और आपको अच्छा फील होता है, काम करके अच्छा फील होता है, तो ये एक वार्निंग साइन है कि ये एक सिंपल आर्थराइल्जिया नहीं है, इट कुड बी आर्थराइटिस। या फिर जैसे आप किसी से पूछिए बैक एक इतना कॉमन है कि 90% लोग आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब मेरे कमर में दर्द है। लेकिन वो कमर का दर्द रात में ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी आंख खुल जाती है, सुबह आपसे उठा नहीं जाता, इतना कमर अकड़ जाता है। और जैसे मूवमेंट मैंने बताया कि जैसे मूवमेंट करते हैं घंटे भर बाद तो आपको अच्छा फील होने लगता है, आराम करके आपको अच्छा नहीं लगता, काम करके अच्छा लगता है। तो दिस इज़ अगेन अ वार्निंग साइन कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकती है बैक एक। क्या इसका इलाज है या इसको ज़िंदगी भर हम लोग एक तरह से ऑल्टरनेटिव थेरेपी और फिजियो वगैरह करके ही समय निकाल सकते हैं? ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कई बार बीमारी दस्तक भी दे रही होती है तो हम एक ऑस्ट्रिच वाली मेंटालिटी कर लेते हैं कि नहीं टेस्ट नहीं कराएंगे ना तो होगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम भी ये भी जानते हैं। और अगर बीमारी है और उसका सही इलाज सही समय पर हो जाता है तो वो बहुत हद तक ठीक हो सकती है। क्या ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी ये सत्य है? हाँ जी बिल्कुल, ये इसके लिए बिल्कुल ठीक है कि इसको जैसे ही आपने को पता चला कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आप एक डॉक्टर के पास अपने जाइए, उनसे डायग्नोस कराइए। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं या नहीं भी आते हैं और डॉक्टर को लगता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उस समय हमें ट्रीटमेंट तभी के तभी बिल्कुल वॉर फुटिंग पे शुरू कर देना चाहिए। तो इसका अब जो नया कंसेप्ट आके हिट हार्डर, पहले ये था कि थोड़ा थोड़ा दे के शुरू करते थे, बट उस समय तक क्या होता था कि जॉइंट पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये इरिवर्सिबली डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इसीलिए अब ये होता है कि एकदम वॉर फुटिंग पे ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है और उसमें फिजियोथेरेपी और इन सब का भी रोल है। जैसे यंग बॉयज़ जो कि हमारा इतना वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उसी एज ग्रुप को होता है, उसको लिया जाता है। तो उसके में ये होता है कि उसको फटाक से उसको जल्दी से आप वो करते हैं, डायग्नोस करते हैं और उसको ट्रीटमेंट पे डाल देते हैं। तो उसमें अब बहुत सारे नए आ गए हैं, बायोलॉजिकल्स जैसे है। और हम लोग इस चीज़ से ना डरें कि भाई आजीवन दवाई लेनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि कई बार इससे भी लोग डर जाते हैं। हाँ जी,
इसको इस तरह से लें जैसे डायबिटीज़ आपको हो गई है, ब्लड प्रेशर आपको हो गया है, तो जैसे उसका एक बार हो गया आपको लाइफ लॉन्ग लेना है, तो आपको इसमें भी उसी तरह से एक बार हो गया है तो आपको और मैं तो ये कहती हूँ कि थोड़ी दवाई लेके आप ठीक ठाक जी सकते हैं, चल सकते हैं, अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेवारियाँ पूरी कर सकते हैं। हाँ, यू कैन लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, तो क्या हर्ज है? जी बिल्कुल बिल्कुल क्या हर्ज है। आपके आइडल बचपन से कौन था, किसकी तरह बनना चाहते थे आप? मैंने हमेशा अपने पापा को देखा है, शायद सभी डॉटर्स अपने फादर से इम्प्रेस रहती हैं, बट मैंने उनको हमेशा से, मम्मी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस था उनको, तो शी वाज नॉट एबल टू डू हाउस होल्ड वर्क, क्योंकि सुबह से हाँ उनका पूरा शुरू हो जाता था और पूरा डिफॉर्मिटी थी। तो पापा ने अपने जॉब के साथ हम लोगों को संभाला, मम्मी को संभाला, घर को संभाला। तो मैंने हमेशा उनको अपना आइडल माना है और हमेशा सोचती थी हस्बैंड मिले तो बिल्कुल पापा जैसा हो। गंगा मैया ने सुन लिया आपकी? बिल्कुल हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। डे टू डे अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखती हैं? बस ये तो एक ये है, पेशेंट आपको मोटिवेटेड रखता है कि आपको ये लगता है जाना है, इतने पेशेंट आपका वेट कर रहे हैं और आपको ये फील कि आप जाके पेशेंट को देखेंगे और अगर 10 में से 2 भी आप ठीक कर पाते हैं पूरी तरह से, तो मुझे लगता है ये अचीवमेंट है। और उनका जो चेहरे पे खुशी मिलती है और जो उनके अटेंडेंट्स को अच्छा लगता है, तो वो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। तो वो अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से सभी डॉक्टर के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर। ये तो आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं। परिवार और अपने जॉब को मैनेज करते करते, बैलेंस करते करते, जो थोड़ा बहुत समय आप अपने लिए निकाल पाती हैं, उसको में क्या करना पसंद करती हैं? क्या हॉबीज़, क्या इंटरेस्ट है? उससे मैं बस, वैसे तो बुक्स पढ़ने का पहले बहुत शौक था, बट अब वो धीरे धीरे कम हो गया है, क्योंकि पहले अब बच्चों का इतना हो गया है कि जब थोड़ा टाइम लगता है तो उनके साथ और वो भी ज़रूरी है। हाँ जी। फिर मेरे इन लॉज साथ में हैं तो उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा टाइम उनके साथ निकल जाता है। हाँ जी। आपकी मतलब डॉक्टरी घर पे भी काम आ रही है? डॉक्टरी घर पे भी काम आ रही है। हाँ जी, अच्छी बात है। हाँ जी। मेरे फादर को SDH हुआ था, तो ही इज़ लाइक इन कोमा, तो अभी वो घर पे ही हैं, तो थोड़ा टाइम उनके साथ निकल जाता है, तो इस तरह से निकल जाता है। तो मतलब मैं तो ये कहूँगी कि अपने घर से मोटिवेट होकर आप हॉस्पिटल चली जाती हैं और हॉस्पिटल से मोटिवेट होकर फिर घर आ जाती हैं। सवाई मानसिंह हमारे मेडिकल कॉलेज के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इतनी भीड़ है जी पेशेंट्स की, जहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर्स शायद 1 घंटे में 2 पेशेंट देखते होंगे, आप लोग 30-40 पेशेंट्स देखते हैं। उसके बावजूद किस तरह से वो 1 मिनट की एक सहानुभूति, एक बॉन्डिंग, एक इंसान होने के नाते आप पेशेंट को दिलासा दे पाती हैं? किस तरह निकालती हैं वो 30 सेकंड, वो 1 मिनट? ये बहुत ही मुश्किल हो गया है, अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता ही चला जा रहा है, क्योंकि पेशेंट इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, तो उसमें लेकिन आपको एक अपने आप ही एक प्रैक्टिस में आ जाता है कि किसको आपको थोड़ा टाइम देना है, उस 2 मिनट से ज़्यादा आपको देने हैं और किसको आपको 2 मिनट से कम दे के काम चल जाएगा, किसको ज़्यादा ज़रूरत है, कौन ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है। बिल्कुल सही तो बात है। उसमें जो आपको लग रहा है कि कोई बूढ़ा इंसान है, वो अकेला आया है, तो उसमें हम थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, किसी को फ़ोन करके कि इसको साथ ले जाइए, पर्ची कटा दीजिए, दवाइयाँ दिला दीजिए, तो इस तरह की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और बाकी कोई लेडी आ गई है, गांव से बहुत आते हैं यहाँ पे, पेरिफेरी से, हाँ जी, हरियाणा, पंजाब, तो वहाँ से अकेले लेडीज़ आ जाती हैं, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि डॉक्टर साहब मैं खून कहाँ पे दूँ, एक्सरे कहाँ पे दूँ, तो उनको थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है और देना भी चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी भी है। और ये बाकी सब पेशेंट्स को भी समझना चाहिए। हम लोग कुछ भी होने से पहले तो इंसान है, ये चीज़ हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। क्या आगे आप देखना चाहती हैं हेल्थ केयर में राजस्थान में? राजस्थान तो हेल्थ केयर के मामले में बहुत आगे है। अगर हम अपने इसके एडजेसेंट स्टेट्स को देखें, यूपी को देखें, हरियाणा को देखें, तो राजस्थान मुझे लग रहा है कि काफ़ी आगे है और डॉक्टर्स काफ़ी अकाउंटेबल हैं। जिस तरह के हम लोग पेशेंट आते हैं तो उनसे हमें फीडबैक मिलता है कि डॉक्टर साहब हमारे स्टेट में तो कोई भी इतना देखता नहीं जितना यहाँ पे अटेंड करते, तभी तो आ रहे हैं जी, नहीं तो क्यों आएंगे? हाँ जी। तो इंसान खर्चा पानी करके आ रहा है इतनी दूर, तो वो इसीलिए आ रहा है ना? हाँ जी। तो राजस्थान में काफ़ी इस मामले में अकाउंटेबिलिटी डॉक्टर्स की, स्टाफ की और सभी की बहुत अच्छी है। तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरली इतना ज़्यादा वर्कलोड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा और बेटर हो जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और वो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं डॉक्टर साहब, वो आने वाले ये जो हज़ारों लाखों पेशेंट
उम्मीद और सहारा मन में लिए आप लोगों के पास चले आते हैं, उनके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। तो ये था खास मुलाकात डॉक्टर आराधना सिंह के साथ। हम जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।